ठीक है, तो अब देखते हैं बेसिकली रिएक्ट जेएस का इंट्रोडक्शन के देखेंगे रिएक्ट क्या होते हैं और क्यों हमें रिएक्ट जेएस इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है, अब इसको रिएक्ट बोले या रिएक्ट जेएस बोले बात है कि, लेकिन आप इसको रिएक्ट नेटिव नहीं बोल सकते क्योंकि नेटिव बिल्कुल ही एक अलग चीज है, क्योंकि वो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप रिएक्ट जेएस इसको बोल सकते हैं या रिएक्ट बोल सकते हैं, लेकिन नेटिव रिएक्ट नेटिव इसको नहीं बोल सकते। ठीक है, अब जरा समझते हैं कि रिएक्ट जेएस बेसिकली है क्या। तो कह रहे हैं व्हाट इज रिएक्ट जेएस। तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि React.js is a popular open source front end JavaScript library। अब यहाँ पर देखें कुछ टर्म्स इस्तेमाल हुई है कि सबसे पहले तो ओपन सोर्स, फिर फ्रंट एंड और फिर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। तो सबसे पहले तो मुझे मेरा मतलब बताएं ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है, कि अगर कोई भी टेक्नोलॉजी ओपन सोर्स है, हाँ, फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, मतलब कि उसको यूज करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए किसी को कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक तो ये मतलब हो गया ओपन सोर्स का। दूसरा मतलब क्या होता है ओपन सोर्स का? दूसरा होता है कि आप किसी भी को जिसने बनाई है उसको अप्रोच करके कुछ भी उसमें ऐड कुछ जिसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है। ठीक है, अब सोर्स कोड अवेलेबल होने का क्या मतलब है कि उसकी डेवलपमेंट में आप कंट्रीब्यूट वगैरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई वेबसाइट बोलूं, यार ये मैंने ब्राउजर पे कोई वेबसाइट दिखाई और मैंने कहा यार इसको एडिट करना है, ये चीज करनी, सबसे पहले आप मुझसे क्या मांगेंगे? उस वेबसाइट का सोर्स कोड मांगे। भाई जब तक सोर्स कोड ही अवेलेबल नहीं होगा तो मैं इस पे चेंजेस कैसे करूंगा? तो बेसिकली फ्रंट एंड सॉरी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी को बोला जाता है जिसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है, जिसकी डेवलपमेंट में वगैरह में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज आपको लगता है कि भाई इसमें नहीं है या होनी चाहिए थी, तो आप उसमें वो चीज ऐड करवा सकते हैं। कोई कंपोनेंट, कोई लाइब्रेरी, कोई फॉर एग्जांपल कोई पैकेज या कोई मेथड वगैरह आप उसमें ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर सेकंड उसमें लिखा हुआ है कि ओपन सोर्स तो है लेकिन फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड क्या मतलब? फ्रंट एंड क्या होता है? ठीक है, जो कि सिर्फ यूजर इंटरफेस के लिए होता है। ठीक है, और तीसरी चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। तो ओपन सोर्स फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी क्या होता है? एक होता है फ्रेमवर्क, एक होता है लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी क्या होता है? jQuery जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है और रिएक्ट जेएस भी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। हाँ हाँ, मतलब जैसे पहले से कोई इसमें बने बनाए मेथड्स होते हैं, बने बनाए इसमें फंक्शंस होते हैं, बने बनाए कंपोनेंट्स होंगे और बने बेसिकली प्री रिटन कोड होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, उसको चेंज वगैरह भी करके अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, डेवलपर को पूरा पूरा कोड नहीं लिखना पड़ता बिल्कुल जीरो से, क्योंकि बने बनाए उसमें कंपोनेंट मेथड पहले से मौजूद है। हमें सिर्फ क्या करना पड़ता है? उसको यूज करना पड़ता है अपने हिसाब से। ठीक है, तो और बेसिकली रिएक्ट जेएस एक तो पता चल गया हमें, एक ओपन सोर्स है और जावास्क्रिप्ट की फ्रंट एंड लाइब्रेरी है, जिसको यूज करके हम बेसिकली यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। अब यूजर इंटरफेस क्रिएट करना तो मैं सिंपल एचटीएमएल पे भी तो कर सकता हूँ। मैं सिंपल एचटीएमएल भी कर सकता हूँ, सीएसएस को मिला दूं उसमें, उसमें बूटस्ट्रैप को मिला दूं, उसमें टेलविंड को ऐड कर दूं मैं, और भी मल्टीपल बहुत सारी चीजें जिसको मैं, और जावास्क्रिप्ट भी ऐड कर सकता हूँ मैं। तो मतलब जब मैं वहां से एक फ्रंट एंड बना सकता हूँ, अच्छा, तो मुझे रिएक्ट इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सिंगल पेज एप्लीकेशन। ठीक है, मेन इसका जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो है सिंगल पेज एप्लीकेशन के। रिएक्ट जेएस को यूज करके आप सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं। सिंगल पेज एप्लीकेशन का क्या मतलब है? सिंगल पेज हमने एप्लीकेशन एंगुलर में भी बनाना सीखी थी। एंगुलर भी हमें सिंगल पेज एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहा था, और यहाँ जो सिंगल पेज एप्लीकेशन बन रही है वो भी सेम ही है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन होता क्या है? एक ही पेज पे रहते हैं सारे। आप होम के पेज पे जो आपको शो कर रहा है, आप अबाउट क्लिक करेंगे उसी पे आपको शो कर रहा है, उसी पेज पे कोई रीलोड नहीं होगा। देखें, तो सिंगल पेज एप्लीकेशन का एक तो उसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिसमें क्या होगा, एक ही पेज होगा, सिंगल पेज होगा। अब सिंगल नहीं, हाँ, मल्टीपल पेजेस की जरूरत नहीं। अब सिंगल पेज है तो इसका क्या मतलब हुआ कि क्या मैं अपना पूरी वेबसाइट का होम, कॉन्टेक्ट, अबाउट अस और प्रोडक्ट्स का काम और फॉर एग्जांपल फीडबैक का काम और अपने ब्लॉग का काम सारा एक ही जगह में कर दूंगा? इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही पेज का मतलब ये नहीं कि मैं सारा काम पूरा एक ही पेज पर लेकर आ जाऊं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि बेसिकली पेज तो आपका एक ही होगा पूरे वेब एप्लीकेशन में, सिर्फ एक पेज होगा, लेकिन उसके पेज के अंदर जो कंटेंट होगा, अब कंटेंट से क्या मतलब है? टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो। ठीक है, ये सारी चीजें कंटेंट में आ जाती है। फिर इसको सब डिवाइड करना चाहो तो उसमें टेक्स्ट में फिर हमारे पास हेडिंग्स भी आ जाएंगी, पैराग्राफ आ जाएंगे, लिस्ट आ जाएंगे, टेबल्स आ जाएंगे, बहुत सारी और चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये जो कंटेंट होगा वो क्या होगा? वो सिर्फ डायनामिकली चेंज होगा। डायनामिकली चेंज होने का क्या मतलब है कि यूजर के इंटरेक्शन के मुताबिक।
ठीक है, यूजर के इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो कंटेंट को हम उसी पेज से चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, इसको जरा समझते हैं कि एग्जांपल से रियल लाइफ। तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर आता हूँ, जरा रिएक्ट की या एंगुलर की किसी भी वेबसाइट पर आ जाए। ठीक है, ये रिएक्ट जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहां से अगर मैं फॉर एग्जाम्पल किसी पेज पे जाता हूँ, तो मैं यहाँ पर आया हुक्स पे। अब मैं सबसे पहले ओवरव्यू के पेज पर हूँ। तो यहाँ देखे, जब मेरा पेज रीलोड होगा तो कुछ इस तरह का मेरे पास होगा, यहाँ पे हल्का सा ब्लिंक आता है रीलोड होने के लिए। लेकिन ये देखे, मैं अभी कहां पर एग्जिस्ट करता हूँ, अपने ओवरव्यू वाले पेज पे। मैं जैसे ही हुक्स पे जाता हूँ, तो देखिए क्या मेरा पेज रीलोड हुआ? नहीं हुआ। मैं यहाँ पे यूज पे जाता हूँ, तो देखिए ये वाली जो साइड है ना, ये साइड बार और ये वाला जो कंटेंट है वो एज इट इज सेम है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, ये जो मिड सेंटर का कंटेंट है ना, मेन कंटेंट, ये सिर्फ चेंज हो रहा है, बाकी कुछ भी मेरी वेबसाइट में, वेब एप्लीकेशन में चेंज नहीं हो रहा। मैं फॉर एग्जांपल दोबारा मैं क्लिक करता हूँ उस पर, यूज कॉल बैक पे, मैंने इस पर क्लिक किया, तो यहाँ देखिए सिर्फ मेरे पास कंटेंट चेंज हो रहा है और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, मेरा पेज बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहेगा जो मेरे पास सिंगल पेज है। तो बेसिकली ये एक ही पेज है जो कि मेरे पास फर्स्ट टाइम लोड होकर आया है, और वो सिर्फ क्या हो रहा है, ये जो मेन कंटेंट है ना, ये सिर्फ चेंज करवा रहा है। ठीक है, और कुछ भी चेंजेस में नहीं हो रहे। मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लर्न पे जाता हूँ, रेफरेंस पे गया, कम्युनिटी पे गया, ब्लॉग पे गया। ठीक है, और अगर आप लोग फेसबुक वगैरह पे कुछ पेजेस पे गौर करें, इवन कि अगर आप यूट्यूब पे भी अगर गौर करें, नेटफ्लिक्स, तो ये सारे बेसिकली ऐसी वेब एप्लीकेशन है जो कि रिएक्ट पर बनी हुई है। ठीक है, फेसबुक क्योंकि अब क्योंकि फेसबुक ने ही रिएक्ट बनाया, तो ऑब्वियसली बात है कि अपने पास इंप्लीमेंटेशन उसने की हुई है रिएक्ट जेएस की। तो फेसबुक के भी कुछ पेजेस ऐसे, सारे नहीं, सारे उस पे नहीं है कि सारी उसमें नहीं है कि पेज रीलोड नहीं होगा, कुछ पेजेस ऐसे हैं जो रीलोड होते हैं उसमें। ठीक है, लेकिन मेजोरिटी जो पेजेस है वो अब लोड नहीं होते। आप यूट्यूब की बात कर लें, यूट्यूब में आपको जो साइड बार है, और वो सिर्फ क्या होता है, सेम रहता है, बाकी जो कंटेंट होता है वीडियो का वो सिर्फ चेंज हो रहा होता है। ठीक है, वीडियोस जो आप सर्च करते हैं तो वो चेंज होती है। नेटफ्लिक्स की बात कर लें तो नेटफ्लिक्स में भी सेम है। अब इसका फायदा क्या है कि अगर पेज चेंज नहीं हो रहा, पेज रीलोड नहीं हो रहा, तो उसका फायदा क्या है? क्या फायदा इसका कि मेरा पेज रीलोड नहीं हो रहा, मेरा पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा? जल्दी। ठीक है, अब यहाँ देखें मेरे पास जो वेबसाइट है वो फर्स्ट टाइम में सारी पूरी आपकी लोड होकर आ जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं जब एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहा हूँ, तो देखिए इसमें होता क्या है कि मैंने फॉर एग्जाम्पल अभी मान ले कि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं है, लर्न एक अलग पेज है और रेफरेंस एक अलग पेज है, मान ले, अभी कंसीडर कर ले। तो मैं अभी फॉर एग्जाम्पल मैं लर्न पे जब क्लिक करता हूं, तो ये मैंने रिक्वेस्ट की क्लाइंट साइड से गई कहाँ के, सर्वर पे, सर्वर पे गई, सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया, अगर वो तो पेज होगा मेरे पास वो मुझे रिक्वेस्ट में प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर मैं सिंगल पेज की बात करता हूं, और अगर लर्न से मैं रेफरेंस पे जाता हूं, ठीक है, तो फिर दोबारा रिक्वेस्ट गई किसके, सर्वर के पास। ठीक है, फिर उसने क्या बोला, प्रोसेस किया, और अगर पेज एग्जिस्ट करता होगा रेफरेंस का तो मुझे वो प्रोवाइड कर देगा, अदरवाइज मुझे बोल देगा 404 नॉट फाउंड। ठीक है, तो अब यहां पर मेरे पास ऐसा नहीं हो रहा, सिंगल पेज एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम में आपकी पूरी क्या होगी, ब्राउजर पे लोड हो जाएगी। अब इसका ये फायदा होता है कि अगर अक्सर औकात आप ऑफलाइन भी अगर होंगे तो भी आपके पास ये काम कर जाती है। ठीक है, कि यहाँ पर पूरी जो वेब एप्लीकेशन है मेरी, वो यहाँ पर पूरे एक साथ लोड होकर आई हुई है, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पर मेरे पास जो कंटेंट हो रहा है वो डायनेमिकली चेंज हो रहा है। डायनेमिकली चेंज होने का मतलब है, ऐसा नहीं है कि मैं अभी फॉर एग्जाम्पल टिक टैक तो पेज पे जाना चाह रहा हूँ तो खुद ही चला जाएगा, ऐसा नहीं है, मुझे उसके साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि मैं दूसरे पेज पे खुद से ही चला जाऊंगा, ऑटोमेटिक चला जाऊंगा, मैं जब तक उसके साथ कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करता, यूजर उसके साथ कोई एक्शन इंटरेक्शन परफॉर्म नहीं करता, ये मैंने क्या किया, क्लिक किया तो ये मैंने उसके साथ इंटरेक्शन परफॉर्म किया, तो उसके इंटरेक्शन के मुताबिक क्या होगा, कंटेंट चेंज होगा। इसी को बोला जा रहा है डायनेमिकली कंटेंट को चेंज करना। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, रिएक्ट का फायदा कि हम उस पर सिंगल पेज एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, जो कि ओपन सोर्स है, और इसमें बेसिकली सिंगल पेज एप्लीकेशन, और पूरा उसमें हम इसमें क्या करेंगे, यूजर इंटरफेस बनाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये क्या है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी, और जावास्क्रिप्ट क्या है, एक क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जिससे सर्वर का कोई लेना देना नहीं होता, सर्वर से इंटरेक्शन उसका नहीं होता। ठीक है, सारा काम आपके क्या होता है, क्लाइंट की मशीन पर ही हो रहा होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो एप्लीकेशन होती है क्लाइंट साइड वो थोड़ी फास्ट होती है एज कम्पेयर टू सर्वर साइड एप्लीकेशन। ठीक है, अब आते हैं, उससे बता दिया सेकंड वाले पॉइंट में, क्रिएट सिंगल पेज वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन। फिर कह रहे हैं एज वेल एज सर्वर रेंडर्ड एप्लीकेशन। अभी मैंने बताया पिछले वाले पॉइंट में कि ये तो एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी, और जावास्क्रिप्ट क्या है, क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ पे सर्वर रेंडर्ड एप्लीकेशन कहां से आ गया, रिएक्ट जेएस में। अब जब रिएक्ट जेएस जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, और जब जावास्क्रिप्ट की क्लाइंट साइड है, तो उसमें सर्वर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? बस सर्वर रेंडर एप्लीकेशन मतलब सर्वर साइड एप्लीकेशन को बोला जा रहा है।
ठीक है। अच्छा, यहां पर इस पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि जो रिएक्ट जेएस है वो डायरेक्टली सर्वर रेंडर्ड एप्लीकेशन आपको बनाकर देगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी मिसाल ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि क्या मेरे पास ये पॉसिबल है कि मैं एक सिंपल से एचटीएमएल फॉर्म बनाऊं और डायरेक्ट उसका डेटा मैं माइस्क्यूएल में भेज दूं? क्या मेरे पास पॉसिबल है ऐसा? मुझे क्या बीच में इस्तेमाल करना पड़ेगा? पीएचपी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर भी रिएक्ट डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकता सर्वर से, मुझे बीच में एक ऐसा ब्रिज चाहिए, एक ऐसी लेयर चाहिए जो कि उसको सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया जाएगा, जो कि जिस तरीके से नेक्स्ट जेएस है। नेक्स्ट जेएस जैसी एप्लीकेशन को क्या कर सकता हूं मैं, अगर मैं उसको नेक्स्ट जेएस को एक लेयर बना दूं, एक ऐसा ब्रिज के तौर पे इस्तेमाल करूं, तो क्या हो सकता है कि रिएक्ट जेएस सर्वर रेंडर्ड एप्लीकेशन आप कह सकते हैं कि वो मुझे बनाकर दे देगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं बना सकता रिएक्ट जेएस सर्वर रेंडर्ड एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब सर्वर साइड एप्लीकेशन। ठीक है, तो कभी भी कब, क्योंकि क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो कि क्लाइंट साइड में सिर्फ डील करता है, सर्वर पे इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर फिर भी आप बनाना चाह रहे हैं सर्वर साइड एप्लीकेशन रिएक्ट जेएस को यूज करके, तो फिर आपको नेक्स्ट जेएस जैसी चीजों को इस्तेमाल करना पड़ेगा, टूल लाइब्रेरी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, वो सर्वर साइड है, कह सकते हैं बैकएंड का, जैसे पीएचपी इस्तेमाल हो रहा है, उसमें एचटीएमएल और उसके माइस्क्यूएल के डेटाबेस के दरमियान में, फॉर्म के दरमियान में बीच में पीएचपी को लेयर बना रहे हैं या ब्रिज बना रहे हैं, तो बिल्कुल सेम नेक्स्ट जेएस भी वही काम करेगा। कुछ चीजें होंगी। अब थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि रेंडर्स यूआई कंपोनेंट्स टू द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, ये वाला जो एक पॉइंट लिखा हुआ है कि रेंडर्स यूआई कंपोनेंट्स टू द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये हमने पहले भी इस्तेमाल किया क्या कभी? डॉम जावास्क्रिप्ट में यूज किया था, जो पूरा डॉम का वो पूरा स्ट्रक्चर बनाते थे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बाय क्लास नेम, इस तरीके से। वो बेसिकली क्या था, हमारे पेज पे जो स्ट्रक्चर होता था एचटीएमएल और सीएसएस को यूज करके जो बनाते थे, हम उसको बेसिकली क्या करते थे, मैनिपुलेट करते थे। ठीक है, उसमें अगर कोई मुझे चेंजेस करनी हो, कोई डायनामिकली कंटेंट चेंज करना हो, कलर चेंज करना हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अच्छा रेंडर्स का मतलब होता है प्रोवाइड करना। ठीक है, गिव और प्रोवाइड। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि वो कंपोनेंट को, यूआई जो कंपोनेंट्स है उसको बेसिकली क्या कहता है, रेंडर्स यूआई कंपोनेंट्स टू द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, के जो आपके यूआई कंपोनेंट्स होते हैं वो किसको प्रोवाइड करता है, आपके डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को प्रोवाइड करते हैं आपके। अब यूआई कंपोनेंट्स क्या होता है, यूआई का मतलब तो क्या है, यूजर इंटरफेस, जो कि बताए यूजर को नजर आ रहा है, उसको डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, कंपोनेंट्स का क्या मतलब है, ये कंपोनेंट्स हमने एंगुलर में भी इस्तेमाल किए थे कि हमने एनजीजीसी, अगर आपको याद हो, एनजीजीसी की कमांड से हम कंपोनेंट क्रिएट करते थे एंगुलर में। तो कंपोनेंट क्या होते हैं? ठीक है, और यही रिएक्ट का समझ ले कि एक एडवांटेज और कोर कॉन्सेप्ट है कि हम इसमें कंपोनेंट बेस आर्किटेक्चर बनाते हैं या कंपोनेंट बेस स्ट्रक्चर बनाते हैं। यूआई कंपोनेंट, यूआई मटेरियल, यूआई पीस ऑफ कोड कह ले। अगर मैं इसको एग्जांपल से समझाऊं, मैंने यहां पर आकर लिखा वेबसाइट लेआउट, तो यहां पे मेरे पास आ रही है एक इमेज, मैं इसको ओपन करता हूं जरा न्यू टैब पे। ठीक है, और यहां देखें कि ये मेरे पास एक वेबसाइट का लेआउट है। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, एक हेडर है, उसके बाद नेविगेशन बार, कंटेंट, लेफ्ट कंटेंट है, मेन कंटेंट, राइट कंटेंट, और पे फुटर। तो मान लें कि ये जो छोटे छोटे मेरे पास पीसेस ऑफ कोड है, ये छोटे छोटे जो ब्लॉक्स हैं, ये मेरे पास मिलके क्या बना रहे, कंप्लीट स्ट्रक्चर बना रहे, वेबसाइट का लेआउट बना रहे। तो इसी को क्या बोला जा रहा है, रिएक्ट में कंपोनेंट बोला जा रहा है कि हेडर अगर आपको बनाना है तो आपने हेडर का एक अलग कंपोनेंट बना लिया। ठीक है, और फिर नेविगेशन बार बनाना है, उसका अलग कंपोनेंट बना लिया। सेक्शन, ठीक है, छोटे छोटे ब्लॉक ऑफ कोड को मैं क्या बोल रहा हूँ, पीस ऑफ कोड को मैं कंपोनेंट बोल रहा हूँ। ठीक है, रिएक्ट में। अब इसका फायदा क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लोगो का कंपोनेंट बना दिया कि जिसमें मेरे पास क्या, मेरी वेबसाइट का लोगो है। अब उस कंपोनेंट का फायदा क्या है कि मैंने डिस्प्ले तो करवा दिया, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में अलग क्यों बनाऊं, मैं डायरेक्टली भी तो आगे हेडर फूटर बना सकता हूं, मैं अलग अलग इनको डिवाइड क्यों करूं पीसेस ऑफ कोड में, अलग अलग मैं अपने यूआई को कंपोनेंट्स में या पीसेस में डिवाइड करने की वजह क्या है? काम आसान होता है। क्या मतलब, किस लिहाज से काम आसान हो जाए? एक ही काम कर, एक सेशन में पहले कंप्लीट करेंगे। मैं सेपरेटली क्यों बना रहा हूँ, मैं एक ही पेज पे क्यों नहीं बना रहे सारी चीजें, मैं सेपरेटली बनाकर उनको यहाँ पर रेंडर करवा रहा हूँ, कॉल करवा रहा हूँ या प्रोवाइड करूँ। देखिए, अब इसकी वजह क्या है कि मैंने फॉर एग्जांपल एक लोगो का कंपोनेंट बनाकर रख लिया। अब वो लोगो का कंपोनेंट क्या है, एक अलग सेपरेट बना हुआ है। अब इसकी एग्जांपल से समझते हैं कि आप लोग अभी फ्लटर पढ़कर आए।
फ्लटर में हम क्या इस्तेमाल करते थे, विजेट्स, ठीक है, विजेट इस्तेमाल करते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई सेपरेटली विजेट बनाया हुआ है, मैंने फॉर एग्जांपल एक किसी भी बैनर के नाम से मैंने एक विजेट बनाया हुआ है, एक सेपरेटली मैं उसको फाइल में रखा हुआ है, और उस विजेट को मैं कॉल करवाता हूँ कहीं पर, तो वहीं पर रेंडर होकर आएगा, डिस्प्ले करवा के देगा। लेकिन अगर उसी विजेट को मैं दोबारा कॉल करवाऊं उसी विजेट के नीचे, तो क्या होगा, वो दोबारा डिस्प्ले करवा कर देगा मुझे। मतलब कि जितनी दफा भी मैं कंपोनेंट को कॉल करवाता रहूंगा उतनी दफा क्या होता रहेगा, मुझे वो रेंडर होकर आता रहेगा मेरे वेब ब्राउजर पे। तो सबसे मेन वजह क्या है कंपोनेंट को यूज करने की, कि इसमें इसको क्या कर सकते हैं हम, रीयूज कर सकते हैं। ये रीयूजेबल होता है बेसिकली, रीयूजेबल कंपोनेंट या रीयूजेबल पीस ऑफ कोड को क्या बोला जा रहा है, कंपोनेंट। तो अगर वही इंटरव्यू में कोई पूछ ले कि रिएक्ट में कंपोनेंट क्या होता है, तो आप बोलेंगे रीयूजेबल पीस ऑफ कोड को क्या बोला जाता है, कंपोनेंट बोला जाता है, कि जिसको मैं एप्लीकेशन में बार बार इस्तेमाल कर सकता हूं। अब वो फॉर एग्जांपल मुझे मैंने एक लोगो बनाया, अगर कंपोनेंट हम नहीं बनाए, कंपोनेंट के बगैर काम करें, मान लें कि मैं यहां पर एक एग्जांपल समझाता हूं, मैंने एक कंपोनेंट मुझे बनाना है या एक लोगो मुझे अपना डिस्प्ले करवाना है अपनी वेब एप्लीकेशन पे। मैंने एक कंपोनेंट उसको रखा एक डिव में, और मैंने कहा डिव मेरी है फॉर एग्जांपल, उसको मैंने क्लास प्रोवाइड कर दी है लोगो के नाम से, ठीक है। और इसी डिव के अंदर क्या है, मेरी वेब एप्लीकेशन का लोगो है, जो कि मैं बेसिकली इमेज बेस्ड लोगो है। तो यहां पर अगर मैंने कह दिया लोगो डॉट पीएनजी, मेरे पास लोगो का नाम है और ये मेरे पास एक इमेज है, ठीक है। अब मान ले कि ये लोगो मुझे मल्टीपल जगह इस्तेमाल करना है। अगर मैं एचटीएमएल की बात करता हूं, मैंने मुझे ये हेडर में भी करना था, मुझे ये फुटर में भी करना था, मुझे ये किसी और सेक्शन में भी करना था और कहीं और भी करना। तो देखिए मुझे ये क्या करना पड़ रहा है, ठीक है, मुझे बार बार ये क्या करना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है कि मुझे दोबारा डिफ की क्लास लगानी पड़ रही है और मुझे उसमें इमेज दोबारा से लगानी पड़ रही है, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो रहा है कि कोड, मेरे पास लाइन ऑफ कोड बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही सेम काम क्या करूं, एक रिएक्ट में कर दूं, मान ले कि मैंने क्या कर दिया इस कंपोनेंट, ठीक है, एग्जैक्टली वैसा कंपोनेंट नहीं बना के बता रहा कि जैसे रिएक्ट में बनाया जाता है, मैंने इसका नाम रख दिया कंपोनेंट का माय हेडर, ठीक है। मैंने कहा कि भाई इसमें क्या कर दिया, मैंने ये पूरा जो काम था स्टोर करवा दिया, इक्वल हो गया, एज अ वेरिएबल के तौर पे समझ लें कि मैंने एक माय हेडर के नाम से, या सॉरी माय हेडर नहीं, माय लोगो, मैंने माय लोगो के नाम से कंपोनेंट बनाया और उसमें ये पूरा एचटीएमएल का कोड मैंने स्टोर करवा दिया, ठीक है। अब जब जब मुझे इस कोड की जरूरत पड़ेगी, इस डिफ की और इमेज वाले लोगों की, तो मुझे यहां पर ये पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ किसको कॉल करवाऊंगा, माय लोगो को। मैंने यहां पर अगर किया माय लोगो, यहां पर ही मुझे चाहिए, मैंने कहा माय लोगो यहां पर ही मुझे चाहिए, माय लोगो यहां पर ही मुझे चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होगा, यहां पे कॉल होता रहेगा। अच्छा, और अब यहां पे फॉर एग्जाम्पल मान लेके मैंने यहां पर स्टाइलिंग तो मुझे सेम चाहिए, मुझे मेरे लोगो वाली स्टाइलिंग चाहिए, मतलब उसकी हाइट पे जैसे सेम चाहिए। लेकिन अगर मान ले अब यहां पर देखिए तीनों जगह मैंने सेम कंपोनेंट को कॉल करवाया हुआ है, तो तीनों जगह अभी आउटपुट भी क्या आएगा, सेम ही आएगा, कोई चेंजेस नहीं होगी। अब कंपोनेंट की अच्छी बात यह है कि एक तो रीयूजेबल बना रहे, प्लस आप उसको डायनेमिकली चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाह रहा हूं कि यहां जो मैंने लोगो कॉल करवाया है ना, इसकी इमेज डिफरेंट आए, यहां जो लोगो मैंने कॉल करवाया हुआ है इसकी इमेज डिफरेंट आए, और यहां जो मैंने माय कंपोनेंट वाला लोगो कॉल करवाया ना, ये माय लोगो वाला कंपोनेंट, इसकी इमेज डिफरेंट आए, तो डायनामिकली भी चेंज करवा सकता हूं मैं, ठीक है। जिस तरीके से अगर याद हो आपको, फ्लटर में हम पास करते थे विजेट में आर्ग्यूमेंट और वही उसको कॉल करवाते थे हम, ठीक है। तो बिल्कुल सेम एज इट इज यहां पर भी काम होगा, ठीक है, जो कि बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है रिएक्ट में प्रॉप्स का, प्रॉपर्टीज का, ठीक है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि डायनेमिकली कंटेंट कंपोनेंट की वैल्यू को मैं चेंज कैसे करवा सकता हूं, उसके वैल्यूज को, उसकी इमेज हो या कंटेंट हो, उसको मैं चेंज कैसे करवा सकता हूं डायनेमिकली, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से मैं उसको चेंज भी करवा सकता हूं कि अगर बार बार मुझे रीयूज, अच्छा रीयूज का मतलब सिर्फ यही नहीं कि सेम चीज लोड होकर आएगी, आप उसको चेंज भी करवा सकते हैं डायनेमिकली, ठीक है। तो ये कंपोनेंट का बेसिकली फायदा होता है, समझ में आया कंपोनेंट, ठीक है। वापस आता है अपने जरा पीपीटी पे, नहीं इसमें नेक्स्ट नहीं, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि भाई मेंटेन बाय मेटा एंड कम्युनिटी ऑफ अदर ऑफ इंडिविजुअल डेवलपर्स, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई फेसबुक का वो जो कंपनी है वो उसका नाम क्या हो गया, मेटा हो गया, तो बेसिकली वही उसने इसको डेवलप किया था और मेंटेन भी वही कर रहा है, किसी को हैंड ओवर अभी तक उसने नहीं किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहे हैं कि वाई यूज रिएक्ट, कि रिएक्ट हम क्यों इस्तेमाल करें, ठीक है। अब यहां पर इतने सारे पॉइंट डिस्कस किए, एक तो भाई क्या कह रहा है, यूआई कंपोनेंट बना रहे हैं, कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर बना रहे हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन बना रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ एडवांटेज है जो रिएक्ट बताता है। इसमें सबसे पहले डिक्लेरेटिव व्यूज, डिक्लेरेटिव व्यूज का क्या मतलब होता है, एक होता है इंपेरेटिव व्यू, ठीक है, और दूसरा होता है डिक्लेरेटिव, ठीक है। इसको समझते हैं जरा एक एग्जाम्पल से, कि हमें
जो बेसिकली आउटपुट चाहिए, हमें जो डिजायर्ड आउटपुट चाहिए कि भाई मुझे या एंड रिजल्ट चाहिए, मैंने कहा मुझे ये एंड रिजल्ट चाहिए, तो उसको अब एंड रिजल्ट लाने के लिए भी फॉर एग्जांपल जिस तरीके से हम बात करते हैं सीएसएस की, एग्जांपल से समझते हैं सीएसएस में। अब सीएसएस में अगर मुझे किसी डिफ को सेंटर में करना है अपनी स्क्रीन के, उसके बहुत सारे तरीके, जैसे हम फॉर एग्जांपल उसको अगर मैं नॉर्मल तरीके से सेंटर, मैं मार्जिन ऑटो से भी कर सकता हूँ, मैं मार्जिन 50% लगा दूं, ट्रांसफॉर्म स्केल -50% कर दूं, इस तरीके से भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं ग्रिड व्यू के थ्रू भी कर सकता हूँ और फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू भी कर सकता हूँ, मल्टीपल तरीके हैं उसको सेंटर करने के। ठीक है, तो रिएक्ट बेसिकली क्या करता है, बेसिकली मेरा एंड रिजल्ट क्या था कि मुझे अपनी डिफ को स्क्रीन के सेंटर में लेकर आना है, ये मेरा डिजायर्ड आउटपुट था, ये मेरा एंड रिजल्ट था। ठीक है, जो मैं चाह रहा था मेरी स्क्रीन पर ऐसा डिस्प्ले हो, तो मुझे सीएसएस क्या प्रोवाइड कर रहा है, मल्टीपल तरीके, आप जिस भी तरीके को इस्तेमाल कर लें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट पहला वाला तरीका क्या था कि मार्जिन ऑटो कर दूं, सेंटर में हो जाएगा, टेबल को सेंटर करना है, डिफ को सेंटर। फिर फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं दूसरे तरीके की, तो मैं क्या करता हूं, मार्जिन लेफ्ट को मैंने 50% किया और ट्रांसफॉर्म स्केल से -50% कर दिया। ठीक है, तो इससे भी क्या होगा, आपकी डिफ बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके अलावा ग्रिड के थ्रू भी कर सकता हूं सेंटर में, और दूसरा फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू भी कर सकता हूं। ठीक है, तो ये मल्टीपल तरीके हैं, लेकिन रिएक्ट आपको क्या प्रोवाइड करेगा, सबसे आसान तरीका प्रोवाइड करेगा आपके एंड रिजल्ट के लिए, सबसे आसान। ठीक है, कि जो आप एक्चुअल में आउटपुट चाह रहे हैं वो सबसे आसान आपको वो प्रोवाइड करेगा, एक तरीका प्रोवाइड करेगा, भाई ये वाले तरीके से आप क्या करें, अपना डिजायर्ड आउटपुट ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मेरे पास एक कोड है, याद है मैंने बताया ये इंपेरेटिव होता है, कोड टू क्रिएट लिस्ट एंड अपेंड इट टू द डॉम, कि मतलब मैंने एक लिस्ट बना के रखी हुई है और मुझे उस लिस्ट को क्या करना है, अपने यूएल में अपेंड करना है, यूएल में डॉम के थ्रू उसको अपेंड करना है। तो यहां पर आप देखिए इतना बड़ा कोड लिखा हुआ है कि सबसे पहले एक लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है, सॉरी एक वेरिएबल बना लिस्ट के नाम से, और डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ये पहले यूएल को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, उसको पहले क्रिएट करेगा मेरे यूएल को मेरे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में जाके, उसके बाद मैंने यहाँ पर आकर लूप लगाया हुआ है, ठीक है, जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है और 5 तक जा रहा है। फिर मैंने क्या किया है, लिस्ट आइटम, यहाँ पे मैं एलआई को क्रिएट कर रहा हूँ यूएल के अंदर। ठीक है, और हर एक एलआई में क्या हो रहा है, आइटम में हर एक एलआई में क्या होगा, ये आई जाएगा, और आई में क्या है, हमारे पास सारा काउंट है, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिखा होगा, ये इतना बड़ा कोड है। लेकिन अगर यही सेम काम मैं परफॉर्म रिएक्ट में करता हूं, तो यहां पर मैंने सिंपल एक फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है, और ये एक्चुअल कंपोनेंट है, ठीक है, फंक्शन। ठीक है, और मैंने कहा वो क्या रिटर्न मुझे करके दे रहा है, एक यूएल का टैग मैंने अंदर ही बना दिया खुद से, और यहाँ पे काउंट दे दिया, और क्या कर रहा है वो हर एक एलआई के अंदर ये काउंट स्टोर करवा देगा। बस ये मेरे पास आ गया 3 लाइन का आउटपुट। मुझे कोई यहाँ पर देखिए क्या मैंने लूप लगाया, नहीं लगाया, कोई लॉजिक नहीं लगाई, कोई वेरिएबल नहीं बनाया, कोई एलिमेंट को क्रिएट नहीं किया। ठीक है, अब देखें यहां पर मुझे क्या प्रोवाइड करके दे रहा है पूरा वो। अब देखें यहां पर अगर आप लोग एक चीज पे गौर करें कि फंक्शन मैंने बनाया हुआ है एक बिल्कुल जावास्क्रिप्ट की तरह, फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन का नाम, और अगर एक चीज पे यहां गौर करें कि यहां पर मैं डायरेक्टली एचटीएमएल लिख रहा हूं, मैंने कोई यहां पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर एचटीएमएल ये सब कुछ भी नहीं लगाया। ठीक है, अगर आपको जावास्क्रिप्ट में याद हो तो हम क्या करते थे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर मुझे एचटीएमएल लिखनी होती थी तो मैं इनर एचटीएमएल का इस्तेमाल करता था, इनपुट में वैल्यू चाहिए तो मैं वैल्यू का इस्तेमाल करता था। ठीक है, इनर टेक्स्ट भी इस्तेमाल होता था। लेकिन यहां पर रिएक्ट का फायदा यही है कि यहां पर मुझे वो ऐसा कोड, ऐसी फाइल मुझे बनाकर देता है जिसके अंदर मैं जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल दोनों साथ ही लिख सकता हूं, जिसको बोला जाता है JSX, जावास्क्रिप्ट और एक्सएमएल, जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, और नहीं, जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। ठीक है, बेसिकली JSX मेरी क्या फाइल एक्सटेंशन है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मुझे एचटीएमएल लिखनी होती थी तो मैं डॉट एचटीएमएल करता था। ठीक है, फिर अगर मुझे जावास्क्रिप्ट लिखनी होती तो मैं JS लिखता था एक्सटेंशन। ठीक है, फिर डॉट PHP, ठीक है, इस तरीके से डॉट CSS, मेरे पास ये होती सारी एक्सटेंशन है। तो रिएक्ट की जो फाइल मैं क्रिएट करता हूं ना किसी भी कंपोनेंट की, वो बेसिकली मैं एक्सटेंशन में यूज करता हूं JSX की। अभी JSX की एक्सटेंशन क्या है, जावास्क्रिप्ट प्लस एक्सएमएल। मतलब ये क्या मुझे प्रोवाइड करा, अच्छा एक्सएमएल का मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल एक्सएमएल, ठीक है, कि एक्सएमएल एक्चुअली लिख रहे हैं, क्योंकि एक्सएमएल में तो बेसिकली डेटा ट्रांसफर के इस्तेमाल किया जाता है, जेसन से पहले, जेसन से पहले बेसिकली एक्सएमएल इस्तेमाल किया जाता था। अब क्योंकि जेसन तकरीबन ही ओवरकम कर चुका है उसको, एक्सएमएल को, तो एक्सएमएल इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर एक्सएमएल इस्तेमाल करेंगे, एक्सएमएल लाइक सिंटैक्स इस्तेमाल करेंगे। और एक्सएमएल लाइक सिंटैक्स का क्या मतलब है, टैग्स, और टैग्स हम एचटीएमएल भी इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली JSX एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर मैं जावास्क्रिप्ट प्लस एचटीएमएल का कोड एक साथ ही लिख सकता हूं, मुझे अलग से उसको करने की कुछ और जरूरत नहीं है कि स्क्रिप्ट का टैग लगाऊं या एचटीएमएल लगाऊं। ठीक है, इस तरीके से, जिस तरीके से हम एचटीएमएल के अंदर PHP लिखते थे तो PHP का सिंटैक्स ओपन क्लोज करते थे। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैंने यहाँ पर आकर एक H1 का टैग लगाया, H1 का टैग क्लोज किया, और अगर मुझे PHP के थ्रू उस पे कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखना है तो मैं क्या करता था, यहाँ पे PHP के सेट टेक्स्ट को ओपन क्लोज करूंगा,
कुछ इस तरीके से, और यहां पर आकर मैं लिख दूंगा एको, और जो मुझे टेक्स्ट चाहिए एबीसी। ठीक है, अब देखिए मेरे पास का नुकसान क्या हो रहा है कि यहां पर HTML की फाइल है और उसके अंदर मैं PHP का कोड लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, लेकिन यहां पर देखिए मुझे अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली आकर लिख दूंगा। और अच्छी चीज है कि मुझे यहां पर किसी कोड्स वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, तो बेसिकली JSX की ये भी में क्या है, एक कोर कॉन्सेप्ट है, एक एडवांटेज है React JS का, कि आप क्या कर सकते हैं कि JSX की फाइल के साथ उसको कंपोनेंट में जब बनाएंगे तो आप उसमें जावास्क्रिप्ट और HTML का कोड एक साथ ही इम्बेड करवा सकते हैं, अलग से कुछ और उसमें काम परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। फिर कंपोनेंट बेस्ड यूआई डिजाइन ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि रिएक्ट जो मुझे बनाकर देगा वो बेसिकली कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर बनाकर देगा कि छोटे छोटे कंपोनेंट्स को डिवाइड कर कर हम छोटे छोटे पीस ऑफ कोड को डिवाइड कर कर मिलाकर एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, और ऐसे कंपोनेंट जिनको हम रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कंपोनेंट बेस्ड यूआई डिजाइन। अब आते हैं जरा इसके इकोसिस्टम पे कि इकोसिस्टम क्या होता है, कौन कौन से इसके कोर कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले बात करते हैं बेबल की। ठीक है, ये बेबल क्या चीज है। ठीक है, बेबल बेसिकली क्या है, एक जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर है, मॉडर्न कंपाइलर, जो कि आपको लेटेस्ट एक्मा स्क्रिप्ट, ठीक है, अभी अगर मैं यहां पर करता हूं एक्मा स्क्रिप्ट करंट वर्जन, तो अभी चल रहा है एक्मा स्क्रिप्ट यहां पर 13 ES13। ठीक है, एक्मा स्क्रिप्ट अभी 13 चल रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी, अब देखे जावास्क्रिप्ट हर ब्राउजर सपोर्ट करता है अभी आज के दौर में, आज के जो ब्राउजर है हर ब्राउजर जावास्क्रिप्ट को, जो लेटेस्ट और मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है ECMAScript जो 13 है उसको सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर मैं प्रीवियस ब्राउजर की बात करूं, इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात कर लें, ठीक है, या अगर फॉर एग्जांपल ओपेरा और मोजिला वगैरह इस तरह के ब्राउजर की अगर बात करें, अगर वो अप टू डेट हो चुके हैं, अपडेट नहीं हुए, तो उसमें क्या होगा कि मॉडर्न जावास्क्रिप्ट जो है वो सपोर्ट नहीं करेगा, बहुत सारी चीजें होंगी जो लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट में वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो बेसिकली बेबल क्या करता है कि भाई आपका जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का कोड है वो एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करके क्या कर देगा, वो आपको ब्राउजर पे रेंडर करवा कर दे देगा। आसान अल्फाज में अगर समझाऊं बेबल का क्या मतलब है, कि आपने लिखा तो कोड मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का है, ES13 का लिखा है, ठीक है, लेकिन जो आपका बेबल है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, तकरीबन समझ ले हर वर्जन में उसको कन्वर्ट करके आपको ब्राउजर पे रेंडर करवा देगा। अब आपका चाहे जो वेब ब्राउजर है वो चाहे पुराना हो या नए वर्जन का हो, वो उस पर सेम आउटपुट लेकर आएगा। जिस तरीके से अगर हम बात करें कि मीडिया क्यूरी और CSS एनिमेशन की, अगर CSS की बात करते हैं, CSS एनिमेशन आपकी इंटरनेट एक्सप्लोरर में काम नहीं करती थी, ठीक है, और बहुत सारे वेब ब्राउजर है जो अगर पुराने की बात करूं तो उसमें CSS एनिमेशन काम नहीं करती थी। ठीक है, तो अब बेसिकली क्योंकि ब्राउजर इतने एफिशिएंट हो गए कि वो सारी उसको, अब क्योंकि अगर पुराना कोई वेब ब्राउजर है तो उसमें ऑब्वियसली बात है कि वो जावास्क्रिप्ट को, लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो फिर यहाँ पर बीच में जो रिएक्ट में क्या प्रोवाइड कर दिया, बेबल हम एक प्रोवाइड करके दे रहे हैं। ठीक है, बेसिकली यार इसको समझ ले कि ये आपका कंपाइलर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। ये जावास्क्रिप्ट का एक बेसिकली ऐसा कंपाइलर है जो कि आपको, अब कंपाइलर बेसिकली क्या है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो आपके हाई लेवल कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको देता है। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली क्या करेगा, हमने कोड तो लिखा है मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, जैसे हम बचपन में हमने जो ABCD पढ़ी तो ABCD पढ़ती, ठीक है, वो आ बा काडा हो गया। ठीक है, हाँ मैं वो देख रहा था, बच्चा मुझे सुना रहा है आ बा काटा, पता नहीं और कौन सी ABCD सुना रहा है, मुझे मुझे समझ नहीं आई। हाँ, मतलब ये चेंज हो रहा है टाइम टू टाइम। ठीक है, और प्रोनाउंसिएशन ऐसी है कि मतलब समझ में ना आए, हम तो सिंपली पढ़ते थे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रोनाउंसिएशन क्या चेंज हो जाएगी, जेड को जी पढ़ दिया, ठीक है, जी को जेड पढ़ दिया, ठीक है, इस तरीके की प्रोनाउंसिएशन होती थी। ठीक है, लेकिन अब वो प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ही चेंज है, आ बा काटा उससे आगे मुझे याद भी नहीं है, सिर्फ यही तक याद है। ठीक है, और भी पता नहीं क्या क्या था। तो बेसिकली यहाँ अब देखें, ये बेसिकली अब ये आज के दौर की ABCD है। ठीक है, आज के दौर की, अब मैं फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट वो आज के दौर में ABCD पढ़ रहा है, उसको अगर मैं बोलूं ABCD, उसको पता नहीं क्या बोल रहा है, पता नहीं, उसको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, उसको पता ही नहीं होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली अब मैंने क्या कर दिया, बीच में बेबल लगा दिया। ठीक है, मैं बोल तो ABCD रहा हूं, लेकिन बेबल क्या कर रहा है, उसको कन्वर्ट करके आबा काडा में उसको सुनाई, उसको आबा काडा ही दे रहा है। मैं बोल हालांकि क्या रहा हूं, ABCD बोल रहा हूं। तो बेबल बेसिकली यही काम करता है कि आपने पुराना जावास्क्रिप्ट का या लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा, और अगर वो वहां से आबा काडा बोल रहा है, मुझे क्या सुनाई दे रहा है, ABCD। ठीक है, तो बेसिकली लेटेस्ट वो बोल रहा है, लेकिन मुझे क्या हो रहा है, कन्वर्ट करके वो क्या बोल रहा है, आपके अपने दौर में ले गया आपको। ठीक है, आपको सुनाई वही देगा। फिर बात करते हैं वेब पैक की। ठीक है, अब वेब पैक बेसिकली जिस तरीके से समझ लें, हमारे पास
एसेट्स होते हैं हमारे एप्लीकेशन में, मोबाइल एप्लीकेशन में या उसमें, जिसमें एसेट्स में क्या आ जाएगा, आपकी इमेजेस भी आ जाती हैं, आपकी अगर कोई जावास्क्रिप्ट की फाइल है, कोई सीएसएस की फाइल, ये सारे तमाम क्या होते हैं आपके एसेट्स होते हैं। तो वेब रिएक्ट क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको, एक वेब पैक मॉड्यूल प्रोवाइड कर रहा है जहां पे आप अपने एसेट्स वगैरह को स्टोर, जो आपके पूरे एसेट्स को स्टोर करता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको फ्लटर में याद हो, फ्लटर में जब मैं कोई नया एसेट लेकर आता था अपने उसमें एसेट्स के फोल्डर में, इमेज लेकर आ गया मैं इमेजेस के फोल्डर में, तो मुझे एप्लीकेशन को क्या करना पड़ता था, टर्मिनेट करके दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता था। ठीक है, क्योंकि फ्लटर में मेरे पास ऐसा कोई पैकेज या मॉड्यूल नहीं है जो उसको क्या करेगा, एसेट्स को ऑटोमेटिक लोड करवा कर दे देगा। लेकिन रिएक्ट में ये चीज आ गई है, रिएक्ट जेएस में। ठीक है, ये बेसिकली यहां पर एक हॉट रिलोड कैल, ठीक है, मैं उसका फुल फॉर्म भूल गया, उसको बेसिकली HMR बोला जाता है। हॉट मॉड्यूल मेरे ख्याल से उसको रीस्टार्ट या रीलोड बोला जाता है। हॉट मॉड्यूल रीस्टार्ट या रीलोड उसको बोला जाएगा। बेसिकली ये हॉट रीस्टार्ट ही है, हॉट रिलोड या हॉट रीस्टार्ट ही है, जो कि बेसिकली क्या काम परफॉर्म करता है, आपको पूरी एप्लीकेशन रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ क्या करेगा, वही चीज को अपडेट करके देगा जो अपडेट करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी एप्लीकेशन अभी रनिंग स्टेट में है, मैं अपने फॉर एग्जाम्पल होम के पेज पर हूं, और होम के पेज से मैं कहां गया, वापस अपने कोड में गया, कोड में मैंने कोई नया एसेट ऐड किया। ठीक है, अब मुझे दोबारा एप्लीकेशन को बंद करके दोबारा से उसको रन करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ क्या करूंगा, उसको हॉट रीलोड करूंगा और सिर्फ वही वाला स्पेसिफिक पोर्शन क्या होगा, रीलोड हो जाएगा, बाकी पूरी एप्लीकेशन वैसे की वैसे ही रहेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास वेब पैक का ये काम है, जो कि हॉट रीस्टार्ट पे भी काम करता है, उसको सपोर्ट करता है HMR बेसिकली। ठीक है, राउटिंग आपको पता है क्या होती है, नेविगेशन वगैरह ये मुझे प्रोवाइड करता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जेएस की राउटिंग में थोड़ा सा अभी उसमें समझने के पीएचपी वाली राउटिंग है। जैसे पीएचपी में हम राउटिंग परफॉर्म करते थे कि फाइल का नाम लिख के, कि भाई अगर मुझे इंडेक्स पे जाना है तो मैं इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल का नाम दूंगा, फिर मैं अगर फॉर एग्जाम्पल अबाउट पे जाना चाह रहा हूं तो अबाउट डॉट पीएचपी लिखूंगा। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली राउटिंग ऐसी नहीं है, आपको बेसिकली राउट्स बनाने पड़ते हैं कि जब आपका, अब देखें यहां पर अगर गौर करें, मैं जाता हूं जरा, अच्छा यहां पर मैं पहले देख लेता हूं कि अगर मुझे कोई पीएचपी की फाइल मिल जाए, एग्जाम के फोल्डर में गया मैं htdocs और पीएचपी, ठीक है ये रहा, ये मेरे पास एक फोल्डर है लॉ के नाम से, तो मैं जरा इसको ओपन करके दिखाता हूं, अगर जैम को मैं ओपन कर दूं, ठीक है, अपाची सर्वर जरा मैं स्टार्ट करता हूं, और यहां पे आके मैं जरा लिखता हूं लोकल होस्ट, और पोर्ट क्या है मेरी, 88, मैंने लिखा लॉ, और यहां से फॉर एग्जांपल मैं किसी, हाँ अब यहां देखें, मैं अभी होम के पेज पे था, कौन से पेज पर हूं, इंडेक्स डॉट पीएचपी। क्यों, क्योंकि पीएचपी मैंने क्या बताया, राउटिंग कैसे होती है, फाइल के थ्रू होती है, कि फाइल का नाम आपको देना पड़ता है। अबाउट पे गया, अबाउट डॉट पीएचपी आ गया, प्रैक्टिस पे गया, ठीक है, यहाँ पर सर्विस डॉट पीएचपी, ठीक है, अटर्नीज, केस स्टडी, पेजेस, कॉन्टेक्ट, साइन अप, ये सारे मेरे पास क्या है, पेजेस बने हुए हैं, और अगर मुझे राउटिंग परफॉर्म कराए तो यहाँ पर देखिए फाइल का नाम मुझे प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन रिएक्ट में ऐसी राउटिंग आप परफॉर्म नहीं करते, आप डायरेक्टली फाइल का नाम नहीं बताते, आप उसको राउट का नाम बताते हैं, आप उसको राउट का नाम बताएंगे, और फिर वो क्या बताएगा, आपको राउट डिसाइड करेगा कि आपको कौन से पेज पर लेकर जाना है। ठीक है, तो अब यहां पर अगर मैं वापस रिएक्ट की वेबसाइट पर आऊं, तो मैं जाता हूं जरा क्विक स्टार्ट पे, तो क्या यहां पर मेरे पास किसी फाइल का नाम आ रहा है, टॉप पे देखें, नहीं आ रहा, मुझे नहीं बता रहा कि मैं लर्न डॉट जीएसएक्स पर हूं या HTML पर हूं या किस पर हूं। मैं रेफरेंसेस पे जाता हूं तो ये बेसिकली राउट बना हुआ है, ये मेरे राउट का नाम है। ठीक है, कि इस वाले, अब मैं ही डिसाइड करूंगा कि जब ये वाला राउट आएगा, ठीक है, अब याद करें, वापस आ जाए .NET कोर में, वहां पर मेरे पास एक व्यू की फाइल होती थी, ठीक है, बेसिकली CSHTML, तो क्या मैं उसको डायरेक्ट लिखता था कि मुझे index.CSHTML पे जाना है या मुझे about.CSHTML पे जाना है, मैं क्या करता था कोर में, मैं उसको एक्शन मेथड का नाम बताता था और कंट्रोलर का नाम बताता था, कि अगर फॉर एग्जाम्पल यूजर अबाउट पे क्लिक करता है तो क्या होगा, होम कंट्रोलर में जाना,
और अबाउट वाले एक्शन मेथड को टारगेट करना, और उस अबाउट वाले एक्शन मेथड का क्या टास्क होगा कि आपको रिटर्न करवा कर देगा अबाउट वाला व्यू। तो सेम यहां पर भी है कि इस राउट का ये टास्क है कि मुझे वो क्या करवा कर देगा, ये रेफरेंस वाला क्या करवा कर देगा, पेज रिटर्न करवा कर देगा या कंपोनेंट लोड करवा कर देगा। ठीक है, तो अब यहां पर एक तो से सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से बहुत अच्छी चीज है कि आप फाइल पूरी नहीं दिखा रहे कौन सी, यहां पर मेरे पास क्या होगा, सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जेएस इस मामले में भी थोड़ा सा कच्चा है, समझ ले। ठीक है, राउटिंग उसकी इस तरीके से परफॉर्म होती है जैसे फाइल का नाम आ रहा है। नहीं नहीं, सिंगल पेज नहीं है। अब स्टाइलिंग, ठीक है, अब रिएक्ट में एक अच्छी चीज है कि मैं नॉर्मल वही सीएसएस इस्तेमाल करूंगा, कोई सीएसएस में चेंजेस नहीं है, कोई नहीं। आप जैसे कलर वहां लगाते थे पहले सेमेस्टर में पढ़ा था, अभी भी कलर आप वैसे ही लगाएंगे, जैसे वहां पर फ्लेक्स बॉक्स इस्तेमाल करते थे यहां भी सेम स्टाइलिंग होगी। ठीक है, आप इंटरनल भी इस्तेमाल करें, इनलाइन भी इस्तेमाल करें, एक्सटर्नल भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टाइलिंग के लिए रिएक्ट बूट स्टेप को भी प्रोवाइड कर रहा है कि हम जो नॉर्मल बूट स्टेप इस्तेमाल करते हैं आप वो भी प्रोवाइड रिएक्ट हमें कर रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ वो आपको रिएक्ट बूट स्टेप भी प्रोवाइड कर रहा है और मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहा है, मटेरियल वही भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो स्टाइलिंग के हिसाब से बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की है। ठीक है, रिएक्ट बूट स्टेप भी अपने इसकी चीज है। ठीक है, अगर मैं दिखाऊं रिएक्ट बूट स्टेप, तो ये बेसिकली मुझे अपनी बूट स्टेप भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहां देख सकते हैं सारी चीजें इस तरीके से इस्तेमाल कर, मैं लेआउट पे आता हूं और एक मिनट, बटन अगर मुझे कहीं मिल जाए, कंपोनेंट्स में आता हूं, कंपोनेंट्स में आने के बाद मैं आता हूं जरा यहां पर बटन में। ठीक है, तो यहाँ देखिए वही बटन आ रहे हैं, बस थोड़ा सा तरीका इनको लगाने का सेम है, और बहुत सारे और अच्छे कंपोनेंट्स, यूआई कंपोनेंट्स भी हमें वो प्रोवाइड करता है, लेकिन आपकी मर्जी, आप इसको रिएक्ट बूट स्टेप इस्तेमाल करें, नॉर्मल सीएसएस इस्तेमाल करें, या अब कोई अपनी बूट स्टेप इस्तेमाल करना चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, स्टाइलिंग आप जैसे देना चाहें इस्तेमाल उसको कर सकते हैं। ठीक है, स्टेट मैनेजमेंट। ठीक है, स्टेट मैनेजमेंट बेसिकली यहाँ पर, अच्छा ये जो रिडक्स और कॉन्टेक्स्ट है, ये दो ऑप्शन है जिसके थ्रू आप स्टेट को मैनेज कर सकते हैं अपने कंपोनेंट की। ठीक है, बेसिकली स्टेट मैनेजमेंट क्या चीज है कि कंपोनेंट में अगर आपको डेटा सेव करवाना हो या एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा ट्रांसफर करना हो, फॉर एग्जांपल मैंने एक होम का कंपोनेंट बनाया, एक अबाउट का कंपोनेंट बनाया, उनके दरमियान अगर मुझे डेटा को इंटरचेंज करना हो या ट्रांसफर करना हो होम से अबाउट में, अबाउट से होम में, तो मैं यहाँ पर स्टेट मैनेजमेंट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, लोकल भी डेटा स्टोर करवा सकते हैं, लोकल का डेटा क्या होगा, वो सिर्फ एक कंपोनेंट में ही स्टोर रहेगा, वो किसी दूसरे कंपोनेंट में नहीं जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं ग्लोबल की, तो ग्लोबल में मुझे यहाँ पर अगर रिडक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रिडक्स बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रहा है, मुझे ग्लोबली डेटा को वो स्टोर इंटरचेंज करने का वो ऑप्शन मुझे प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये इकोसिस्टम था रिएक्ट जेएस का। कोर कॉन्सेप्ट पर आते हैं, वर्चुअल डॉम, कंपोनेंट, प्रॉपर्टीज और स्टेट। स्टेट वही है, और प्रॉप्स की जो मैंने बात बताई थी, जेएसएक्स। ठीक है, और लाइफ साइकिल मेथड, वर्चुअल डॉम। ठीक है, ये सारे तकरीबन हम डिस्कस कर लिए। वर्चुअल डॉम का क्या मतलब है, वर्चुअल का क्या मतलब होता है, वर्चुअल का क्या मतलब है, डायनामिक नहीं, एक एक्चुअल डॉम है और एक वर्चुअल डॉम है। एक्चुअल और वर्चुअल में क्या फर्क हुआ, वीआर गेम का नाम सुना है, वो वीआर ग्लासेस जो लगा के खेलते हैं, वो क्या होता है, वो वर्चुअल रियलिटी कह सकते हैं, काइंड ऑफ। तो देखिए, एक तो मतलब समझ ले कि भाई वर्चुअल जो रियलिटी का गेम है, हाँ हाँ सबसे, हाँ फर्जी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर बेसिकली उसमें होता क्या गेम्स में, कि होता वो क्या है, बेसिकली वर्चुअली है, लेकिन वो एक्ट ऐसा हो रहा होता है कि भाई ऐसा सब कुछ हमारे आंखों के सामने हो रहा है। ठीक है, हम बेसिकली उसको फील कर पा रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वर्चुअल डॉम का क्या मतलब है कि रिएक्ट हमें एक कॉन्सेप्ट ऐसा प्रोवाइड करता है वर्चुअल डॉम का, कि चेंजेस तो क्या होगी वर्चुअल डॉम में होगी, लेकिन उसका इंपैक्ट ऐसा हमें क्या लग रहा होगा कि हमारे एक्चुअल डॉम में हो रहा है। अब इसका फायदा ये है कि वैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बताया, कौन सा, वेब पैक में। ठीक है, कि मुझे सिर्फ पूरी एप्लीकेशन को रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा कोई चेंजेस को इंप्लीमेंट करने के लिए। वो क्या करता है कि मुझे सिर्फ क्या करके देगा, उसी पोर्शन को अपडेट करके देगा जो अपडेट होने की जरूरत है, जिसको मैंने अपडेट किया है। अब फॉर एग्जांपल 500 लाइन का कोड मैंने लिखा हुआ है अपने उसमें, और मैंने उसमें लाइन नंबर फॉर एग्जांपल 1 से लेके 5 तक से चेंजेस किए, तो रिएक्ट जेएस क्या करेगा, वो पूरा 500 लाइन का कोड वो नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा, वो सिर्फ क्या करेगा, उसी वाले पोर्शन को अपडेट करके देगा, रीलोड या हॉट रीस्टार्ट करके देगा,
1 से लेके 5 तक, जिसको मैंने जहां पर चेंजेस मैंने इंप्लीमेंट की है। तो बेसिकली वो सारी चेंजेस क्या होती है वर्चुअल डॉम में, तो समझ लें कि वर्चुअल डॉम क्या है, एक्चुअल डॉम का एक पूरा समझ लें कि अक्स है, उसका आईना है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे चेंजेस क्या होगी वर्चुअल डॉम में होगी, लेकिन एक्चुअल में कहां इंप्लीमेंटेशन नजर आ रही होगी हमारे एक्चुअल डॉम में, ठीक है। तो ये बेसिकली एक फंक्शनलिटी है उसकी। रिएक्ट जिस कंपोनेंट पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, प्रॉपर्टीज वही है, आगे डिस्कस करेंगे। स्टेट बता दिया, स्टेट में JSX बता दिया, ठीक है। लाइफ साइकिल मेथड ये सारे, और वर्चुअल डॉम के बारे में यहाँ पर देखें थोड़ा सा, अगर इसको समझें, इसने बताया हुआ है कि सबसे पहले वर्चुअल डॉम कह रहे क्या, कॉपी, क्लोन और वर्चुअल इमेज ऑफ डॉम। कॉपी का क्या मतलब, डुप्लीकेट। क्लोन का क्या मतलब, क्लोन का भी वही हुआ कि उसका क्लोन एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है। और वर्चुअल इमेज परछाई, अक्स कह लें, ठीक है, ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। कह रहे अलाउ फास्टर एक्सेस एंड मैनिपुलेशन, फास्ट एक्सेस और मैनिपुलेशन होगा। अब यहां पर जरा इसको एक एग्जाम्पल से समझे, कहां गया, उसने मुझे एक एग्जाम्पल प्रोवाइड की हुई है। हाँ हाँ बुक है, जो हमारी हाँ सारी स्लाइड बेटा यहीं से ही बनाई है मैंने। कहां गया यार, ये रहा, ठीक है, विजिबल हो रही है। अब देखेंगे इनिशियल वर्चुअल डॉम। इनिशियल वर्चुअल डॉम में क्या हो रहा है बेसिकली, कि यहां पर देखिए एक डिव बनाई हुई है, और डिव के अंदर एक पैराग्राफ है, एक फॉर्म है, और एक H2 का टैग है, ठीक है। एक डिव है बेसिकली जिसमें पैराग्राफ अलग है, फॉर्म अलग है और H2 अलग है, और H2 के अंदर मैंने एक टाइटल दिया हुआ है, कोई भी टेक्स्ट दिया हुआ है मान लें, ठीक है। और अगर यहां पर मॉडिफाइड, कह रहे मॉडिफाइड वर्चुअल डॉम, ठीक है, ये उसका इनिशियल पॉइंट था। मैंने जब उसमें मॉडिफिकेशन की, मैंने यहां पर अगर क्या किया, डिव, पैराग्राफ, फॉर्म और H2, नोटपैड पे समझाता हूं। मैंने यहां पर अगर एक डिव बनाई, डिव के अंदर क्या था, एक पैराग्राफ था, एक फॉर्म था, और एक H2 था, और H2 के अंदर कोई टाइटल लिखा होता। मैंने यहां पर अगर कर दिया फॉर एग्जाम्पल टाइटल ABC। अब मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल, ये तो मैं बहुत ही छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैंने क्या किया, बस अपने कोड में आके ABC की जगह यहां XYZ कर दिया। तो देखिए यहां पर डिफ के अंदर 1 2 3 टैग्स थे, और 3 में से मैंने उसमें से सिर्फ एक में मॉडिफिकेशन की है। और अब अगला इंपैक्ट उसका क्या पड़ा, यहां देखें रियल डॉम। रियल डॉम पे इसके क्या फर्क पड़ेगा, तो देखें डिव, पैराग्राफ, फॉर्म, H2, और यहां पर देखें H2 के नीचे क्या लिखा हुआ है, अपडेटेड टाइटल। तो मतलब डिव, पैराग्राफ और फॉर्म का जो टैग था वो एज इट इज वैसा ही रहा, सिर्फ अपडेट क्या हुआ एक्चुअल डॉम में, सिर्फ ये वाला। तो वर्चुअल डॉम एक्चुअल डॉम को क्या बता रहा है कि भाई तुम्हें सिर्फ क्या करना है, इस H2 को अपडेट करना है। मैंने सिर्फ तुम्हें H2 अपडेट करके दिया, इसी को सिर्फ अपडेट कर दो, पूरी एप्लीकेशन को अपडेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये बेसिकली क्या होता है फायदा वर्चुअल डॉम का। ठीक है, वही कंपोनेंट्स वही बता दिया कि कोर यहां पर क्या होता है, ठीक है, कंपोनेंट्स आ गए, कोर बिल्डिंग ब्लॉक, रिटर्न अ पार्ट ऑफ JSX मतलब जावास्क्रिप्ट प्लस HTML, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए समझ लें कि दो टाइप से कंपोनेंट होते हैं, एक फंक्शनल कंपोनेंट और एक क्लास कंपोनेंट। जो ऐसे ऐसे कंपोनेंट जो जावास्क्रिप्ट फंक्शन के थ्रू बनाए जाए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दी थी यहां पर मैंने आपको, ये वाली, ये बिल्कुल एक फंक्शन की तरह बनाया, जो मैंने बताया था कि कंपोनेंट एक्चुअल में, ठीक है। तो ऐसे कंपोनेंट जावास्क्रिप्ट फंक्शन के थ्रू बनाए जाए तो वो कहलाएंगे फंक्शनल कंपोनेंट, और ऐसे कंपोनेंट जो क्लास के थ्रू बनाए जाए, जैसे हम क्लास बनाते थे, क्लास का कीवर्ड, क्लास का नाम अगर इनहेरिटेंस हो रही है तो एक्सटेंड लगा दिया, ठीक है, तो बेसिकली क्लास कंपोनेंट कहलाते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है, ट्रांसफर डेटा बिटवीन React.js कंपोनेंट आल्सो नोन एज प्रॉप्स, ठीक है, वही बताया था मैंने, ठीक है। और डेटा इज रीड ओनली, यही यहां पर एक बहुत बड़ा फर्क है यहां पर इस प्रॉपर्टीज में और स्टेट्स में, ठीक है, प्रॉप में और स्टेट में, के प्रॉपर्टीज का जो डेटा होगा वो क्या होगा, इम्यूटेबल होगा। इम्यूटेबल मतलब रीड ओनली। लेकिन यहां पर कह रहा है फैसिलिटेट कंपोनेंट टू क्रिएट एंड मैनेज देयर डेटा, उसी डेटा की बात हो रही है जो कंपोनेंट का डेटा है, लेकिन यहां पर कह रहा है म्यूटेबल वैल्यू मैनेज विद इन द कंपोनेंट, ठीक है। मतलब यहां पर क्या होगा, म्यूटेबल होगा, यहां पर मतलब वैल्यूज को मैं चेंज
कर सकता हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं कि एक दफा फिक्स कर दी तो फिक्स ही रहेगी, ठीक है। वही जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल बता दिया कि एक्सटेंशन ऑफ जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज सिंटैक्स अलाउ राइटिंग जावास्क्रिप्ट कोड विद इन एन एचटीएमएल और एक्सएमएल लाइक सिंटैक्स। यही बात की थी कि एक्सएमएल का मतलब वो नहीं है कि एक्सएमएल ही लिखेंगे, एक्सएमएल लाइक सिंटैक्स होगा, उसके जैसा मतलब कि टैग बेस, ठीक है। फास्टर प्रोसेसिंग कोड असिस्टेंट जावास्क्रिप्ट रिएक्ट जेएस कोड, इजी टेम्पलेट क्रिएशन। सबसे मेन एडवांटेज इसका यही है कि आप आसानी से टेम्पलेट को क्रिएट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर अपना बना सकते हैं। लाइफ साइकिल मेथड की बात करें तो यहां पर कह रहा है इनिशियलाइजेशन, माउंटिंग, अपडेटिंग और अनमाउंटिंग। क्या मतलब, एप्लीकेशन स्टार्ट हुई, माउंटिंग में आपके कंपोनेंट क्रिएट हुए, अपडेटिंग में आपके कंपोनेंट में कोई डेटा अपडेट हुआ और अनमाउंट में वो कंपोनेंट रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या था, छोटा सा इंट्रोडक्शन था रिएक्ट जेएस का, ठीक है। और इसका यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं कि आप लोगों की बुक में जो कॉन्सेप्ट है रिएक्ट का वो है सीआरए के थ्रू, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी इस पे सीआरए और वीट, ठीक है। बेसिकली क्रिएट रिएक्ट ऐप, सीआरए मतलब होता है क्रिएट रिएक्ट ऐप, आपके और के बुक में ये दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हम जो बेसिकली इस्तेमाल करेंगे वो लेटेस्ट इस्तेमाल करेंगे, कौन सा, वीट, ठीक है। आप लोगों को खुद ही फर्क समझ में आ जाएगा कि आप इसके थ्रू अगर एप्लीकेशन क्रिएट करें, सिर्फ प्रोजेक्ट क्रिएट करने की बात हो रही है, और वीट के थ्रू प्रोजेक्ट क्रिएट करने की बात करें, विद इन 10 सेकंड आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, किसमें, वीट के थ्रू। लेकिन यहां पर टाइम लगता है, ठीक है। वो अब जब प्रोजेक्ट क्रिएट करने में ही इतना टाइम लगा रहा है वो, तो अब उसकी परफॉर्मेंस पे हिसाब से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वीट की परफॉर्मेंस कितनी ज्यादा फास्ट होगी। और उसकी आप किसी भी इंडस्ट्री के बंदे से जाकर पूछे, सॉफ्टवेयर हाउस में जाकर पूछे कि भाई बोले रिएक्ट वीट पे और उसमें क्रिएट रिएक्ट ऐप जो सीआर है उसमें फर्क है, परफॉर्मेंस वो खुद ही आपको बता देगा कि कितना ज्यादा डिफरेंस है। जो एक्चुअल डेवलपर है उसको समझ में आ रहा है कि भाई कितना, अब वो हो सकता है आने, अभी डेप्रिकेट नहीं हुआ, मैं फिर बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि ये सीआरए खत्म हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मैं पीएचपी की बात करूं तो पीएचपी डेप्रिकेट नहीं हुई, ठीक है। जो बने बनाए प्रोजेक्ट्स हैं, आप जीरो से प्रोजेक्ट उस पर नहीं बन रहा, अगर क्लाइंट का बजट बहुत ज्यादा कम है तो उसको बना के दे सकते हैं, लेकिन जो बने बनाए प्रोजेक्ट्स है तो उसी पर ही क्या हो रहा है, काम हो रहा है पीएचपी पे, ठीक है। एक्चुअल में प्रोजेक्ट पर इतना काम पीएचपी पे नहीं हो रहा, ठीक है। तो सेम अभी जो बने बनाए प्रोजेक्ट है जो सीआरए पे बने हुए रिएक्ट पे, उसी पे ही हो सकता है अभी काम हो रहा हो, अब आगे जितना भी काम होगा वो वीट के थ्रू ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम, इसने जो बेसिकली प्रोजेक्ट क्रिएट करने का तरीका बताया वो सीआरए के थ्रू बताया है, ठीक है। लेकिन हम बेसिकली क्या करेंगे उसको, किसके थ्रू करेंगे, वीट के थ्रू करेंगे। अच्छा, वीट कोई वो नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं है, वो सिर्फ एक क्या है, तरीका है, ठीक है, एक टूल है, एक लाइब्रेरी कह लें इस तरीके से। और वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको व्यू के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, आप उसको पी रिएक्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, सॉलिड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, रिएक्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी मल्टीपल चीजें, ठीक है, उसके साथ आप इस्तेमाल उसको करवा सकते हैं। परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा बेहतर है बाकी टूल्स के मुताबिक। नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था छोटा सा रिएक्ट जेएस का।